जय हिंद। आज से हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के लेक्चर को शुरू करने वाला है। ठीक है, हर एक चैप्टर जो फिजिक्स में दिया हुआ है आप लोगों को क्लास 11th में, जो कि आप लोगों को जेई और नीट वगैरह में भी लगेगा, उसको हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो चलिए आज पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में बेसिकली कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको मतलब फिजिक्स में क्या क्या पढ़ोगे, फिजिक्स में क्या क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि मतलब आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से भी अगर देखोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आप पर्सनल व्यू से अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार पढ़ के देखिए, एकदम सिंपल चैप्टर है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में ऐसा दिया हुआ है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको अगर फिजिक्स समझना है तो इन 4 फोर्सेस के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, ये 4 फोर्सेस मिलके ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, समझ गए? ठीक है, ये 4 फोर्सेस का नाम क्या है देख लीजिए। हम लोग जो भी मतलब स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फिर अलग अलग फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हो। क्लास 8 में आप लोग से शायद बहुत ज़्यादा अलग फोर्सेस पढ़ चुके हो कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, वो सब पढ़ चुके हो। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ चुके हो। ठीक है, उन सबको हम लोग फंडामेंटल फोर्स नहीं पकड़ते। वो लोग फोर्स है, लेकिन फंडामेंटल फोर्स का अलग अलग कंपोनेंट है। मतलब फंडामेंटल फोर्स मतलब क्या, जो कि एक्चुअल में फोर्स है। ठीक है, एक्चुअल फोर्सेस जो कि सही में फोर्सेस है, इससे पूरा यूनिवर्स गवर्न कर रहा है, पूरा यूनिवर्स इसी से चल रहा है। ठीक है, उन 4 फोर्सेस का नाम क्या क्या है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, पहला फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कवर कर लेंगे। ये 2 लेक्चर आप लोग देख लीजिए, इसमें ये चैप्टर से कितना भी सवाल आ जाए, कितना भी टफ सवाल आ जाए, आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से 2 या 3 मार्क का ही इस चैप्टर से आता है, तो मतलब आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, इसमें से देखिए ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात क्यों करते हैं, या फिर मतलब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात क्यों करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात क्यों करते हैं। ठीक है, मतलब यही 4 क्यों फंडामेंटल फोर्सेस, दूसरे फोर्सेस क्यों नहीं काम आते, या पे फंडामेंटल फोर्सेस में क्यों नहीं आते, देखते हैं। चलिए देखिए, जब भी हम लोग यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली। अभी स्टार्स और प्लैनेट्स, मान लीजिए हम लोग का सन पकड़ लीजिए जो कि स्टार है, और प्लैनेट हम लोग का अर्थ पकड़ लीजिए, दोनों के बीच में क्या फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, हर एक चीज जो यूनिवर्स में है, अभी करेंटली है, एक स्टेबल स्टेट में है, तो उन मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फोर्सेस है, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, इसलिए जो यूनिवर्स का मतलब बना हुआ है, जो यूनिवर्स बना हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा फंडामेंटल फोर्स मतलब सबसे पहले कौन सा लिखा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को एक फंडामेंटल फोर्स की कैटेगरी में डाला हुआ है, ये सभी फोर्स का बाप है। ठीक है, दूसरा जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी हर एक चीज जो कि बना हुआ होगा, हर एक ऑब्जेक्ट जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, वो एक मास होगा ऑब्वियसली, 2 मास होगा तभी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। अभी वो मास किससे बना हुआ रहेगा, वो मास या तो मतलब वो मास किस चीज से बना हुआ रहेगा, एटॉम्स से। राइट, एटॉम्स है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे। राइट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। राइट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे मतलब चार्जेस होंगे। राइट, चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का चांसेस होगा। राइट, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जो इस यूनिवर्स को डील कर रहे हैं वहां पे चार्जेस आता ही है। ठीक है, वहां पे चार्जेस होगा ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फिर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, समझ गए? अभी चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करना ही पड़ेगा। चार्जेस किस में होता है भैया, चार्जेस एटॉम्स में होता है। राइट, एटॉम्स के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है और प्रोटॉन्स होता है। राइट, प्रोटॉन हम लोग इसलिए हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, कि न्यूक्लियस के अंदर एटॉम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। राइट, जो कि मतलब एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस यूनिवर्स आप बोल सकते हो। उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है जिसको हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, जैसे हम लोग मतलब एक एक करके चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। लेकिन भैया देखिए, तो मतलब फंडामेंटल फोर्सेस में क्या क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन दोनों न्यूक्लियस में ही होते हैं। हम लोग उसको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया इन्हीं चारों को क्यों हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस में पकड़ते हैं। चारों को क्यों, क्योंकि देखिए जितने भी बड़े बॉडीज है उनके बीच में क्या लगेगा, जितने भी बॉडीज है इस यूनिवर्स में उसके बीच में क्या फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर वो बॉडीज किस चीज से बना होगा, ऑब्वियसली एटॉम्स है, एटॉम्स में क्या होगा, ऑब्वियसली चार्जेस होगा। राइट, इलेक्ट्रॉन्स होगा तो चार्ज होगा, फिर प्रोटॉन्स होगा तो चार्ज होगा। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को पढ़ते हैं। राइट, तो एटॉम्स किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियस से। राइट, एटॉम्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, न्यूक्लियस। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अभी हम लोग इस लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी चलिए हम लोग आज के पहले फोर्स को समझते हैं। ठीक है, पहला फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने डिफाइन किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। राइट, सर आइजैक न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने डिफाइन किया था, आइजैक न्यूटन।
ठीक है, आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि उनके ऊपर एक सेब गिरा था, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हर एक चीज जो ऊपर जाता है वो नीचे क्यों गिरता है। हम लोग मान लीजिए ये पेन फेंक दिया तो ये पेन नीचे क्यों गिर गया, राइट। तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया था, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर नहीं किया था। ऐसा नहीं कि उससे पहले जो मतलब आप चीज फेंको ऊपर वो ऊपर ही रह जाए, ऐसा नहीं था, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को उन्होंने डिफाइन किया था, समझाया था कि एक फोर्स है जो कि हर चीज को नीचे खींचता है, अब या फिर अपने मतलब वो दो मास है, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए उन्होंने समझाया कैसे था, ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया था, एक लॉ डिफाइन किया था, मतलब उस लॉ को हम लोग आएंगे, लेकिन पहले हम लोग उनका जो फोर्स था, वो फोर्स का जो वैल्यू था उसको हम लोग डिफाइन मतलब डिराइव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस लॉ को पढ़ेंगे। पहले हम लोग उस लॉ को पढ़ लेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए, ठीक है। पहले हम लोग पूरा डिराइवेशन करेंगे, उसके बाद लॉ को हम लोग बस बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, मान लीजिए आपके पास दो मासेस है, ठीक है, दो मास है, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो इन दोनों मास के बीच में फोर्स कितना लगेगा, इन दो मास है, इन दोनों मास के बीच में फोर्स कितना लगेगा। ये मास सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन्होंने क्या बोला था कि फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो मास के बीच का हम लोग को फोर्स निकालना है तो उन दोनों मासेस का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स किसका प्रोपोर्शनल होगा, उन दो मासेस के बीच में, जिन दोनों मासेस के बीच में हम लोग को फोर्स निकालना है उन दोनों मासेस का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा क्या, फोर्स। इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। हो गया काम खत्म, कि मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास का प्रोडक्ट बढ़ गया तो फोर्स बढ़ेगा, मास का प्रोडक्ट घटेगा तो फोर्स घटेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब वही तो है ना, दोनों साइड में हम लोग को देखना पड़ेगा कि मासेस बढ़ रहा है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब इस साइड में मास बढ़ाओगे इस साइड से फोर्स बढ़ेगा, इस साइड से मास घटाओगे इस साइड से फोर्स घटेगा, राइट। उसी वही तो मतलब है प्रोपोर्शनल का, राइट। अपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा प्रोपोर्शनल वगैरह, क्लास 9 में तो यूज किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अभी दूसरा इक्वेशन जो है उसको समझिए, फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों मासेस के बीच में, जिसको मैंने r से डिनोट किया, ठीक है, वो फोर्स जो है, फोर्स जिसको मतलब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए ये जो r है इसका मैंने स्क्वायर लिया हुआ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कि आर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब कि देखिए सिंपल है, आप दो चीज को दूर करते जाइए, उन दोनों के बीच का फोर्स हमेशा कम होता जाएगा, राइट। उन दोनों चीज को पास लेके आइए तो फोर्स बढ़ेगा, राइट। जस्ट लाइक मान लीजिए मतलब एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि मतलब स्कूल लेवल पे मान लिया आपने कुछ अफेयर वगैरह किया है, राइट। तो अफेयर वगैरह किया तो मम्मी पापा को पता चल गया, तभी आपको क्या करेगा, मतलब दोनों साइड में आप मान लो आपका कोई गर्लफ्रेंड के घर में भी पता चल गया, आपके घर में भी पता चल गया, राइट। अभी दोनों को क्या करेगा, दोनों को एक दूसरे से दूर किया जाएगा कि दोनों दूर हो जाओ, एक दूसरे के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचोगे। आप लोगों का जो मतलब जो आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग भटक चुके हो रास्ते से, तो वापस अपने अपने रास्ते पे हो जाएगा, राइट। वो फोर्स जो था आप लोगों के बीच में, जो अट्रैक्शन था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, राइट। तो उसी को ऐसे करके समझिए कि मतलब ये जो फोर्स है, मतलब वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², कि जितना ज्यादा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या समझ आएगा इससे, देखिए मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ेगा तो ये फोर्स घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। वही तो मैंने समझाया कि दो ऑब्जेक्ट को आप पास लाओगे, उन दोनों के बीच का फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा। दो ऑब्जेक्ट को अगर आप दूर लेके जाओगे, उन दोनों का फोर्स बहुत ज्यादा घटेगा। ये सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ साइंटिफिक नहीं है इसमें, ठीक है, बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का खेल है, ठीक है। समझ में आ गया दो इक्वेशन, राइट। इन दोनों इक्वेशन को न्यूटन ने समझाया था। फिर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, चलिए एक ही साथ लिख सकते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², राइट। 1 और 2 से तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, राइट। इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अभी प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम लोग इक्वल साइन में कन्वर्ट करें तो हमें हमेशा याद रखिए
एक कांस्टेंट को लाना पड़ता है, राइट, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है। तो F को हम लोग जब मतलब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अभी ये G क्या है, G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आप पूछोगे क्या इस कांस्टेंट का कोई वैल्यू है? ऑब्वियसली है। G का वैल्यू कितना है इसको याद रखिए, हम लोग सम्स वगैरह में बहुत यूज करेंगे। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही तो आएगा ना। हाँ जी, हाँ यही आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट को कभी भी याद मत किया कीजिए आप लोग, यूनिट को ऐसे अगर याद करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो देखिए मतलब मैंने क्या किया, इसका वैल्यू निकाला, राइट, आर स्क्वायर को इस तरफ लेके आया, आर ऊपर चला गया तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, एम स्क्वायर मतलब मास, ऑब्वियसली मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, तो 2 मासेस है तो मतलब केजी स्क्वायर हो जाएगा, केजी को नीचे लेके आया इसलिए मतलब केजी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप समझ सकते हो। यूनिट्स को हम लोग और अच्छे से जानेंगे फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में, जहाँ पे आपको यूनिट से ही खेलना है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स क्या है, यूनिट से आप लोग सब कुछ समझ सकते हो कि एक क्वांटिटी है, उसका कोई अगर कोई यूनिट नहीं है तो मतलब वो क्वांटिटी है ही नहीं, ठीक है। जैसे नंबर बन जाएगा, मान लीजिए मैंने बस ये लिख दिया है, इसके पीछे ये नहीं लिखा तो वो मीनिंगलेस बन जाएगा, बस एक नंबर है और नंबर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, जब तक आप इसके पीछे कुछ यूनिट ना लगाओ, ठीक है। तो जी का वैल्यू ये हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हमको ये लास्ट इक्वेशन मिल गया, इसी इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग, मतलब इसी इक्वेशन को न्यूटन ने क्या बोला था, इट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फोर्स कितना होगा, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 मासेस है, उन दोनों में फोर्स कितना लगेगा, ये है, तो ये इसका वैल्यू है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। फिर से बोलिए G m1 m2 बाय r स्क्वायर, याद हो गया, चलिए ठीक है। इस डेरिवेशन को एक बार देख लीजिए, एकदम सिंपल डेरिवेशन है, फिजिक्स का सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट डेरिवेशन है, राइट। तो अभी समझिए कि इससे हम लोग मतलब डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, या फिर न्यूटन ने, चलिए समझते हैं कि न्यूटन ने क्या लॉ दिया था, या फिर क्या उसने डिफाइन कैसे किया था। न्यूटन ने क्या बोला था, मतलब फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो हम लोगों ने पहले इक्वेशन में लिखा था, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मासेस। वही न्यूटन ने बोला था, वही है स्टेटमेंट। इन दोनों इक्वेशन का स्टेटमेंट बना दीजिए, आपको पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर डेरिवेशन कर दीजिए, हो गया, आपको फुल मार्क्स मिल गया अगर आपको डेरिवेशन आएगा। डेरिवेशन जो कि कभी नहीं पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में, राइट, हो गया, समझ गया, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा फोर्स है, राइट। वो बड़ा फोर्स तो है लेकिन उसका रेंज बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज, ठीक है, उसका रेंज कितना होता है, इन्फिनिटी। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट अर्थ में है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा दूर किसी एक स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है, एक स्पेस में रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में भी आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा जो कि नेग्लिजिबल होगा लेकिन रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज कितना बोला जाता है, इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेंज, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का ताकत कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा हुआ है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन, ठीक है। हम लोग जो 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़ेंगे उनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा वीक फोर्स है, ठीक है। क्यों वीक फोर्स है, देखिए ये जी का वैल्यू आप लोग देखिए, इसमें कितना फोर्स, जी का वैल्यू किस ऑर्डर में है, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर +11 में नहीं है, 10 टू द पावर -11, इतना ज्यादा छोटा क्वांटिटी है। तो मतलब ये कैसा आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 6 6 7, ठीक है, ऑलमोस्ट इस ऑर्डर में आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 0 के पास है जी का वैल्यू, राइट। तो इस जी को अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो मतलब मासेस का वैल्यू जितना भी बड़ा हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स आपका हमेशा छोटा ही आएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इट इज वेरी लेस, ठीक है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका स्ट्रेंथ, इट इज अ वीक फोर्स, समझ में आ गया, स्ट्रेंथ कैसा है इसका, वीक फोर्स है ये, ठीक है। इसका रेंज है इन्फिनिटी, मतलब ये रेंज, इसका रेंज कितने दूरी तक होगा, उसका रेंज होगा इन्फिनिटी तक, और स्ट्रेंथ कितना होगा, स्ट्रेंथ देख लीजिए, ये वीक फोर्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम इजी फोर्स है, मतलब एकदम ही मतलब इजी कंसेप्ट है।
आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी अगले स्लाइड में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि दो चार्जेस है, उन दोनों के बीच में क्या फोर्स होता है, उसके डेरिवेशन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेम डेरिवेशन है, बहुत ही ईजी है, बस इसी को अगर आपने समझ लिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको आप 2x में भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी चलिए हम लोग जो दूसरा फंडामेंटल फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, वो सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर लगा हुआ था, दो मासेस के ऊपर था, राइट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर काम करेगा, दो चार्जेस के ऊपर। ठीक है, दो चार्जेस के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है और आपके पास दूसरा चार्ज है इस हाथ में। ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ तो फोर्स होगा, चाहे वो एट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो रिपल्सिव फोर्स होगा, उसको समझेंगे अच्छे से, लेकिन मतलब या तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट। तो उन दोनों फोर्स को हम लोग किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे वो समझाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स होगा उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसका फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव करेंगे अभी। ठीक है, अभी समझिए इसको कि मतलब पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग क्या पकड़े हुए थे, दो मासेस पकड़े हुए थे, राइट। दो मासेस पकड़े हुए थे m1 m2, तो यहाँ पे हम लोग क्या पकड़ेंगे, दो चार्जेस q1 q2। अभी चार्ज आप लोग को पता है कि मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आप लोगों को पता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं पकड़ेंगे, मान लीजिए दो चार्जेस है जिसका कोई साइन वाइन अभी हम लोग नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस कितना है, r, सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी को अगर आपको समझ लिया तो इसको समझने में आपको कोई भी वक्त टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसको आप लोग 2x में देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो q1 q2 चार्ज है और बीच का डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है, अभी जैसे न्यूटन ने उसको डिफाइन किया था, हम भी इसको डिफाइन कर देते, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², राइट। जैसे उसमें था इसमें भी सेम ही होगा, राइट। जैसे मतलब कि इससे क्या पता चल रहा है कि चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, चार्ज का मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू बढ़ेगा तो मतलब फोर्स का वैल्यू भी बचाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चार्ज का वैल्यू घटेगा तो फोर्स का भी वैल्यू घट जाएगा, राइट। और यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि रेडियस मतलब डिस्टेंस, आर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना घटाओगे उतना ही फोर्स बढ़ेगा, राइट। दो चार्जेस को जितना पास में लाओगे उसमें इतना ही ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा या तो इतना ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, राइट। उतना ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, राइट। जिससे कि आप लोगों ने चार्ज हटा दो, अभी आप लोग थोड़ा याद कीजिए, दो मैग्नेट पकड़ लीजिए। ठीक है, उन दोनों मैग्नेट और चार्जेस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो इससे बहुत अच्छे से। तो मान लीजिए दो मैग्नेट है, उन दोनों को आप एक साइड में अपने नॉर्थ पोल पकड़ लिया, एक साइड में अपने साउथ पोल पकड़ लिया, दोनों को पास में लाइए, तो जितना पास लाते जाओगे उतना ज्यादा आपका फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, आप पकड़ के नहीं रख पाओगे, वो चिपक जाएगा। और मान लीजिए दोनों का साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल आपने एक ही साइड में रखा हुआ है कि मान लीजिए मेरे पास दो मार्कर है, कि दो मार्कर रखा हुआ है, दोनों का नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल सेम है, तो इन दोनों को मैं चाकू में पास नहीं ला पाऊंगा। ये दोनों जितना ज्यादा पास लाता जाऊंगा ये दोनों दूर जाता जाएगा, मतलब कि फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितना ज्यादा पास लाता रहो उतना ज्यादा फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ रहा है, जितना ज्यादा दूर जा रहा है फोर्स उतना ही ज्यादा घटेगा। इसी फॉर्मूला से हम लोग को पता चल रहा है। समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन 1 है हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को क्या मिल रहा है भैया, 1 and 2 हम लोग को क्या मिल रहा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। समझ में आ गया। अभी इस प्रोपोर्शनल को भी हम लोग हटाएंगे, तो इसको हम लोग हटाने के बाद आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, R²। इस फॉर्मूला को याद रखिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए, क्लास 12 में आप लोग जो फिजिक्स पढ़ोगे इसी फॉर्मूला के साथ आपको पूरा एक मतलब आपको जो क्लास 12 का पहला बुक होगा एनसीईआरटी का, जो बुक है एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में बस यही फॉर्मूला के साथ आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, उसको याद रखिए। Q1 Q2 क्या है, दो चार्ज है, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और 1/4πε0 क्या है, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, इससे डर लग रहा है तो इसको हटा दो, इसको हटा के आप सीधा सीधी क्या लिख सकते हो, इसको आप K से डिनोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब K क्या हो गया, K इज इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि ये थोड़ा डरावना लग रहा है, राइट। क्योंकि आप लोगों ने ना ही एप्सिलॉन पता है, ना ही मतलब आपको ये सब नहीं पता है। आपको एप्सिलॉन बेसिकली परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए बस समझिए कि
इसको, इससे अगर डल रहा है तो इसको के से डिनोट कर दीजिए। अभी के का क्या कुछ वैल्यू होता है, ऑब्वियसली होता है, तो के का क्या वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं क्लियरली लिखता हूं, तो मतलब फोर्स विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। और के का वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अगर नहीं है तो मतलब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स जाना कि उसका रेंज कितना होता है, उसका मतलब स्ट्रेंथ कैसा होता है, स्ट्रेंथ वीक होता है, रेंज बहुत ज्यादा होता है, इन्फिनिटी तक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको जानना है तो ऑलमोस्ट सेम ही है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि वो भी उसका जो रेंज है वो भी इन्फिनिटी तक ही जाएगा, सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया, दूसरा चार्ज आपने मान लो मून में रख दिया, उन दोनों के बीच में भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रखे लगेगा, हमेशा याद रखिए उसको, ठीक है। उसका रेंज कितना हो गया इन्फिनिटी। इसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, STRENGTH, हाँ, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, इट इज नॉट द वीक फोर्स। उसका स्ट्रेंथ शायद मैं एक्चुअल वैल्यू भूल रहा हूँ, अभी अगले लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन मतलब इसका ऑब्वियसली वो ग्रेटर होता है किससे, उस ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो स्ट्रेंथ था उससे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसी वैल्यू से आपको पता चल रहा है वो उसका वैल्यू कितना था 10⁻⁻11 रेंज में था, और इसका वैल्यू कितना है 10⁻+9, तो ऑब्वियसली मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, तो मतलब +9 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब आप समझ सकते हो फोर्स कितना ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी और एक और डिफरेंस आप बता सकते हो क्या, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कुछ हम लोग को सेम मिल रहा है, ठीक है। वो भी मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब इनवर्स, मतलब जब भी आप मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में बात करेंगे मतलब कि मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्सली प्रोपोर्ट, मतलब जो जिस चीज को भी हम लोग मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ से समझाएंगे, मतलब कि वो जो फोर्स है या फिर वो क्वांटिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है, मतलब स्क्वायर ऑफ द रेडियस पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, ठीक है, समझ गए। आर लिखा है इसलिए बार बार रेडियस रेडियस बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब आर क्या है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है, बेसिक डिफरेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, दो चीज हमेशा खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से दो चीज हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचेगा, लेकिन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या तो एट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए एक प्लस साइन प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा ना एक तरफ से। और मान लीजिए दोनों अलग अलग चार्ज, मतलब सेम चार्ज, जैसे लाइक चार्ज, जैसे दो लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। क्लास 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या तो एट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही एट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिए और एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, राइट। इसको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, और वो चारों फोर्सेस को अगर हम लोग मिला देंगे तब कुछ अलग कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाता है, ठीक है। हम लोग कोई भी फिजिक्स आज तक ये चारों फोर्सेस को एक साथ नहीं मिला पाए, राइट, लेकिन हम लोग उसका जो मतलब परिणाम होगा कि मतलब चार फोर्सेस मिलाने के बाद क्या रिजल्ट होगा, उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, जहां पे हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट को शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन इन सब चैप्टर से आ जाए आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।